रोड शो, रैली और सभा। हालांकि प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं जेपी नड्डा, प्रभारी की जिम्मेदारी। ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए, सीधी तस्वीरें। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ ही देर में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। उनका प्लेन लैंड हो चुका है और अब वे बाहर आएंगे। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने की कवायद। कई मायने इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने इसे भव्यतम बनाने की कोशिश की है। पहले तय किया गया इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम कर लिया जाए, इसके बाद तय किया गया कि नहीं, शक्ति प्रदर्शन होगा, ताकत दिखाई जाएगी और उसकी पूरी तैयारी बीजेपी ने की। छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं जेपी नड्डा। कुछ ही देर बाद वो आपको तस्वीरों में भी नजर आएंगे। व्यस्ततम कार्यक्रम, और ठीक इसी दौर में जबकि आरएसएस का भी शिविर छत्तीसगढ़ रायपुर में चल रहा है। कई मायने इस पूरे दौरे के निकाले जा रहे हैं। भव्यतम इस दौरे को बनाया जा रहा है। पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ आरएसएस के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा, यानी राष्ट्रीय राजनेता, और इसके बाद स्वयं सेवक के तौर पर नजर आएंगे। और नेताओं की हलचल ये बता रही है कि स्वागत में कहीं कोई कमी ना रहे। जेपी नड्डा का प्लेन लैंड कर चुका है। कुछ ही देर बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वो बाहर निकलेंगे। ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, मेरा ख्याल है कि प्लेन तो लैंड कर चुका है, जैसे आप जानकारी दे रही थी। अब थोड़ी देर में वो स्क्रीन पर भी नजर आ जाएंगे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। ममता, बिल्कुल देखिए, चार्टर्ड प्लेन पहुंच चुकी है और इसके बाद थोड़ी देर में जेपी नड्डा बाहर आएंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी इसे कह सकते हैं जेपी नड्डा के सामने भी, और अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सामने भी इसे कह सकते हैं। रणनीति के तौर पे भी अगर हम बात करें तो बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी जो है बीजेपी के भीतर है और अलग अलग तरीके से बीजेपी बटी हुई है, ये जरूर है कि उसको एकजुट करने के लिए फिर से दूसरी कवायद की गई, स्ट्रेटेजी लगातार बनाई गई और उसके बाद चेहरा बदला गया। तो इस चेहरे के साथ में जब चेहरे बदले जाते हैं तो उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं जो पुराने चेहरे होते हैं, तो वो कार्यकर्ता जो है वो नाराज रहते हैं या उस तरह से साथ नहीं देते। तो इस ऐसे समय में जब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो एक मूल मंत्र देने की कोशिश यही है कि सबको जो नए चेहरे हैं उनके साथ मिलकर चलना है, मिशन 2023 की तैयारी करना है, गुटबाजी छोड़ना है, शक्ति प्रदर्शन जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो बूथ लेवल पे कैसे बीजेपी को मजबूत बनाया जा सकता है, बूथ लेवल पे ब्लॉक स्तर पे किस तरह से बनाया जा सकता है और किन मुद्दों को लेकर, खासतौर पे अगर हम बात करें चाहे राज्य के मुद्दे हो, राज्य सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसको बीजेपी को ये लगता है कि ये फेलियर है, तो इसको कैसे लोगों तक के पहुंचाया जाए, और केंद्र की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो ऐसा लगता है जिसके जरिए मिशन 2024 तो ठीक है, मिशन 2023 का जो रास्ता है उसे भी साधा जा सकता है, तो उसको लेकर भी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। सरगुजा से लेकर बस्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 51,000 जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, और जब संवाद करेंगे तो जाहिर तौर पर संवाद जब होता है तो नई चीजें बाहर आती है। तो रणनीति जो बीजेपी तैयार करने वाली है मिशन 2023 को लेकर, मिशन 2024 को लेकर, तो उन रणनीतियों पर भी खासतौर पे अगर बात करें, उन रणनीतियों की भी रास्ते जो है वो साफ होते हैं। आप देखेंगे कि लगातार जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर भीतर मौजूद हैं, और बीजेपी के चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, वो तो है ही। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी भीतर है। लता उसेंडी आपको दिखाई दे रही होंगी। लता उसेंडी जो है पूर्व महिला बाल विकास मंत्री है, हालांकि पिछली बार वो हार गई थी, लेकिन अगर बात करें तो कोंडा गांव का जो पूरा इलाका है वहां पर बीजेपी की जानी मानी नेत्री है। इसके साथ ही अगर हम बात करें
तो तमाम पुराने जो लीडर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे बस बिल्कुल सिक्योरिटी अलर्ट पोजीशन में आ गई है, यानी कि जेपी नड्डा किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं और जबरदस्त उत्साह जो कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि पिछले दिनों ये महसूस किया जा रहा था कि जिस स्थिति में जो है वो कांग्रेस नजर आती थी, ये जो पिछला चुनाव लड़ने के पहले वही स्थिति जो है वो बीजेपी की नजर आ रही थी। संगठन के तौर पे अगर हम बात करें तो कहीं भी मजबूती नहीं दिखाई दे रही थी, विपक्ष के तौर पर एकजुट होकर उतर नहीं पा रहे थे। डी पुरंदेश्वरी लगातार रणनीति बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो अलग अलग लीडर्स हैं, उन्होंने अपने तरीके से रणनीति बनाई, लेकिन बाद में ये हुआ कि चेहरे बदले गए, और जब चेहरे बदले गए तो ये वो चेहरे थे जिन्हें बदला गया जो डॉक्टर रमन सिंह के खास माने जाते थे। यानी कि डॉक्टर रमन सिंह सत्ता से बाहर हो गए थे, लेकिन ये माना जाता था कि वो अपने लोगों को, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बात करें या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बात करें, उनको बैठाने में कामयाब हो गए थे। और यही वजह है कि दूसरा धड़ा लगातार नाराज चल रहा था, और यही इसका असर जो है, जब धड़ों में पार्टी बढ़ जाती है तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये मैसेज चला जाता है कि पार्टी जो है टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है, और ऐसे में जो है निराशा भी आती है। कार्यकर्ता उस तरह से एकजुट होकर सड़क पर नहीं उतर पाते हैं। जेपी नड्डा जो आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 51,000 जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसके जरिए पूरी पार्टी को साथ में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे, इसके साथ ही ये मैसेज भी देने की कोशिश है कि बीजेपी जो है वो एक है। यहाँ से निकलेंगे, तेलीबांधा तक के रोड शो किया रैली निकाली जाएगी, जिसमें अखिल भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होंगे। उसके बाद तेलीबांधा से लेकर एकात्म परिसर तक के रोड शो होगा, जिसमें तमाम बड़े लीडर्स शामिल होंगे, और इस रोड शो का मैसेज दूर दूर तक देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में रिजर्व होने के जो समय है, उसके बाद वो साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां पे सीधे संवाद करेंगे। वहां से वो निकलेंगे और उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, वहां बीजेपी की बैठक लेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं जेपी नड्डा पूरे प्रदेश भर के अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक तरह से मैसेज देना चाहेंगे, और इसके साथ ही रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी 2023 को लेकर, 2024 को लेकर, ये भी सीधे तौर पर बताने की कोशिश करेंगे, और राज्य सरकार पर भी निशाना साधेंगे। फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं, कभी भी जो जेपी नड्डा है वो बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, और कैमरा सहयोगी से कहिए कि वो फोकस बिल्कुल लगातार बनाए रखें। इन सब के बीच हमारी चर्चाओं का दौर, बिल्कुल इन सब के बीच चर्चाओं का दौर चलेगा। ममता, थोड़ा दर्शकों को ये भी समझाएं, दरअसल एक अद्भुत सत्ता और सियासी संयोग बन रहा है। जामवाल है, शिवप्रकाश है, साव को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, मोहन भागवत भी हैं, और अब जेपी नड्डा भी हैं। ममता, बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत का ये जो दौरा है, मोहन भागवत का जो ये दौरा है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और एक बड़ी स्ट्रेटेजी का को मान सकते हैं। और आप देखेंगे कि मोहन भागवत जो है वो पहली बार इतने लंबे समय तक के यहाँ पर रुक रहे हैं, और जो बैठक हो रही है, जो शिविर लगाए जा रहे हैं, वो काफी इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं कि बिल्कुल गोपनीय ये जो शिविर है, और रणनीति भी जो कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस मिलके किस तरीके से रणनीति तैयार करे, वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे जनता के दिलों को छुआ जा सके, इस पर बातचीत की जाएगी। और समय अगर हम बात करें तो 1.25 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, बीजेपी इस बात को समझती है। और आरएसएस को लेकर भी अगर हम बात करें तो आरएसएस के जरिए कैसे बीजेपी के मिशन 2023 का रास्ता तय किया जा सकता है, इसको लेकर भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो ये रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये पूरा अगर हम बात करें तो एक बड़ी तैयारी के साथ में ये बैठक यहाँ पर हो रही है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा का आना इसलिए भी क्योंकि नए चेहरे बदले गए, तो नए चेहरों को लेकर ये होता है कि आप एक मैसेज दे दीजिए, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मैसेज दे, प्रदेश स्तर पर मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये इनकी बात मानना है, ये जो कहें उसको मानना है, पुरानी सारी चीजों को भूल करके। लेकिन प्रदेश स्तर पर जो भी मैसेज दिया जाए वो उसकी अलग बात होती है, वहां पर कहीं ना कहीं मनभेद नजर आता है, वहां पर गुटबाजी भी नजर आती है। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर बोले और ये बताए कि ये जो है मिशन 2023 की तैयारी है, किस बात पे आपको चलना है, किन रणनीतियों के तहत चलना है, तो उसका मैसेज अलग होता है। अब फिर से हम कहेंगे, ये आप देखेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो भीतर से अलर्ट हो गई है, और आप देखेंगे कि पुलिस जो भीतर सुरक्षा के जो जवान है वो यहाँ पर अलर्ट हो गए हैं। तो किसी भी वक्त जो है वो जेपी नड्डा जो है वो बाहर आ सकते हैं।
देखिए बाहर आने के दरवाजे को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले ये तय था कि अराइवल का जो ये दरवाजा है, गेट है, वहां से निकलेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भीतर से जो दूसरा जो गेट बनाया गया है वहां से भी वो बाहर आ सकते हैं। लगातार गाड़ियों का काफिला है और कार्यकर्ताओं की नजर है, पदाधिकारियों की नजर है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कार्यकर्ताओं का दल तो आया ही है। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लाने के लिए कहा गया था और नर्तक दल भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो ये आप देखेंगे जेपी नड्डा जो है वो बाहर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से लगातार पदाधिकारी जो भीतर मौजूद है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुलाकात जो है पदाधिकारियों की हो गई है। वो स्वागत कर रहे हैं और ये अंदर आपको हलचल दिखाई देगी। शक्ति प्रदर्शन, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का मान सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश मान सकते हैं। आरएसएस की जो स्ट्रेटेजी होती है, जो गोपनीय स्ट्रेटेजी होती है, उसके साथ मिलकर जो बीजेपी खुलकर जिन मुद्दों को लेकर आएगी, उस स्ट्रेटेजी पर काम करने के लिए एक तरह से कहें कि एक बड़ा रास्ता जो है या पाथवे जो है वो बनाया जाएगा। और कैसे जो 15 सालों की सत्ता के बाद में बीजेपी जो है सरकार से बाहर हुई थी, तो फिर से वापस सरकार में आने की कोशिश क्या की जाए, इसको लेकर खासतौर पे अगर बात करें तो उस पर स्ट्रेटेजी तय होगी। तो जामवाल तो मेहनत कर ही रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे थे और जिस तरह से हम देख रहे हैं। टी पुरंदेश्वरी लगातार बात कर रही है, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बड़े लीडर्स को आप देखेंगे कि ये शॉल बाहर निकले हैं। ये वो शॉल है जो जेपी नड्डा को स्वागत के दौरान जो है वो पहनाए गए थे और सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो लेकर निकले हुए हैं। किसी भी वक्त जो है जेपी नड्डा बाहर आ सकते हैं। बातचीत हो रही है। पहले ये कहा गया था कि 11 बजे चार्टर प्लेन लैंड होगा और 11:15 बजे बाहर निकलेंगे, लेकिन वो जो है वो बाहर जो है वो लता हुसैन आप देख सकते हैं, उनके चेहरे पे उत्साह देख सकते हैं, खुशी नजर आ रही है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की। तो तमाम जो लीडर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो सीधे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सके। लता हुसैन को आपने देखा, ये जो शॉल है और ये जो संभवतः गाड़ियां हैं लगी हुई हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें जेपी नड्डा जो है वो इसमें सवार होंगे, इसमें बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ममता, हम आपके पास आते रहेंगे, लगातार नजर बनी हुई है। नए जिलों की सौगात की बात करेंगे। 32वां जिला बन गया है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़ पहुंचे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए जिले की वो सौगातें लगातार दे रहे हैं। एक और नए जिले की सौगात, 32वां ये जिला है और एक जिले की और सौगात मिलनी है। तो हेलीपैड पर उनका स्वागत भी किया गया। कलेक्टर और एसपी कार्यालय का शुभारंभ, रोड शो, आम सभा, ये सब उनके कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। कई विकास कार्यों की वो सौगात भी देंगे। तो 32वां जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये तस्वीरें, स्वागत भी उनका किया गया मुख्यमंत्री का, और कई विकास कार्यों की सौगात अभी और मिलनी है। आम सभा, रोड शो, इनके अलावा समीक्षा करेंगे, योजनाओं के बारे में पूछेंगे। कलेक्टर एसपी कार्यालय का शुभारंभ होगा। और बड़ा आयोजन। सहयोगी वरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरुण के पास आपको लिए चलेंगे। वरुण, कितना इंतजार और इस वक्त कहां पर आप हैं और कितना वक्त और लगेगा, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। ललित, कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है मनेंद्रगढ़ पहुंच चुके हैं जिले की सौगात देने के लिए। आज जो शुभारंभ होना है, तो फिलहाल जो है कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ कर दिया है और अब रोड शो के लिए मेगा जो रोड शो होने वाला है वो निकल पड़े हैं। और जगह जगह जो भव्य जिस तरह का स्वागत हो रहा है, इससे समझा जा सकता है कि मनेंद्रगढ़ जिला जो आज शुभारंभ होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए और एक त्यौहार की तरह आज के दिन को मनाया जा रहा है।
तो अभी हम जहां मौजूद हैं ये आम सभा है, यहीं पर कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे और इसी दौरान जो है 200 करोड़ से ज़्यादा के 15 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी करेंगे और कई हितग्राहियों को राशि भी वितरण करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि फिलहाल आज का जो दिन है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जी ललित, बड़ा दिन है और सौगातों की अगर जानकारी मिली हो, कई और तोहफे भी मिलेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी निश्चित ही वो सरकारी योजनाओं के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे कि किस योजना की क्या स्थितियां हैं, लोगों से भी संवाद कर सकते हैं। क्या कुछ वरुण योजनाओं को लेकर, प्रशासनिक मशीनरी की कसावट को लेकर वरुण? ललित, जैसे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आम सभा के लिए पहुंचेंगे और उसी वक्त जो हितग्राही हैं उनको भी बहुत सी सौगातें देंगे। तो चूंकि देखिए अब इससे पहले तक मनेंद्रगढ़ कोरिया जिला का हिस्सा हुआ करता था, अब खुद एक जिला मुख्यालय भी बन गया और जिला भी हो गया। तो ऐसे में जो शासन की योजनाओं का जो सीधे तौर पे देखा जा सकता है जनता के बीच में जो इनकी योजनाएं हैं, जो हितग्राही हैं वो लाभान्वित होंगे। तो ये समझा जा सकता है जिला बनने के बाद एक फिर से एक नई शुरुआत, नई पहल और मनेंद्रगढ़ वासियों के लिए। तो जो कुछ देर के बाद यहाँ आम सभा को जब संबोधित करने आएंगे तब देखने को जरूर मिलेगा। जी ललित, बिल्कुल, और लोगों का किस तरह का रिएक्शन है। हालांकि भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा मायने रखती है छत्तीसगढ़ में। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, सड़कों की स्थितियां हो, जिला मुख्यालय पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो अब वरुण, जब आप इस ऐलान के बाद कि अब खुद मनेंद्रगढ़ एक नया जिला बन रहा है, लोगों से जब मिलते हैं तो किस तरह के वो सवालात आपसे करते हैं, किस तरह की खुशी वो जाहिर करते हैं, ये बताएं जरा। देखिए, चाहे एक छोटा व्यापारी हो या फिर आम आदमी हो, गृहिणी हो, महिलाएं हो, सबका एक रिएक्शन जो मनेंद्रगढ़ जिला बनने को लेकर आया, बिल्कुल एक त्यौहार की तरह काफ़ी उत्साह नजर आया। क्योंकि मनेंद्रगढ़ शुरू से ही खुद में एक इतिहास है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान हो या फिर छत्तीसगढ़ का जो पहला विधानसभा क्षेत्र है वो भी मनेंद्रगढ़ ही आता है। तो ऐसे में समझा जा सकता था कि मनेंद्रगढ़ लंबे अरसे से अछूता रहा है। क्योंकि बैकुंठपुर जो कोरिया जिला का मुख्यालय हुआ करता था, वहाँ तक पहुँचने में भी यहाँ के लोगों को मशक्कत करना पड़ता था। खुद जिला बन गया है, 2 विधानसभा वाला मनेंद्रगढ़ अब जिला बन गया है। खुद यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय होंगे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय होंगे और जो सड़क हो गया, तमाम कई तरह के विकास के जो कार्य होने वाले हैं वो एक बड़ी सौगात होगी मनेंद्रगढ़ वासियों के लिए। तो ये एक देखा जा सकता है कि पब्लिक का रिएक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से वापस मिल रहा है। और आज का दिन मैं खासकर बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की जो सड़कें फूलों से सजी हुई है, लोगों में काफी उत्साह है, जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि आज का दिन एक त्योहार की तरह मनेंद्रगढ़ वासी मनाते नजर आ रहे हैं। जी, एक बार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को और विस्तार से भी बताएं वरुण, क्या क्या कार्यक्रम उनके मनेंद्रगढ़ में रहने। हालांकि आज ही मेरा ख्याल है कि एक और जिले की सौगात भी वो देने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज मनेंद्रगढ़ में रहेगा, बताएं जरा वरुण। बिल्कुल ललित, अभी जिस तरह से आज दिन भर का यहाँ मनेंद्रगढ़ का पहला जो 32वां जिला है उसको लेकर जब सबसे पहले जो मेगा रोड शो है उस पर सबकी निगाहें हैं कि मुख्यमंत्री जो मेगा रोड शो करेंगे, लोग किस तरह से उनका जगह जगह स्वागत करेंगे। तो उससे समझा जा सकता है कि एक जो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है वो भी यहाँ पर नजर आएगी कि लोग उनके स्वागत में यहाँ टूट पड़ेंगे क्योंकि जिले की सौगात दे रहे हैं। तो वहीं अब जो नए कार्यालय हैं, चाहे वो कलेक्टर कार्यालय हो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो या फिर अब जो आम सभा होने वाली है, कुछ देर बाद यहाँ आम सभा को भी संबोधित करेंगे, तो लोगों का रिएक्शन और वो खुशी वो देखने को मिल रहा है। तो ये मिनट टू मिनट ये पूरा मुख्यमंत्री जी का आज लगातार ये कार्यक्रम था और लगभग 1:30 बजे करीब ये यहाँ से जो 33वां जिला शक्ति के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। रोहित हमारे सहयोगी वो भी जुड़ गए हैं, आज सौगातों के सिलसिले वहां तक भी पहुंचेंगे। रोहित, किस तरह की तैयारियां हैं और कब ये सौगात मिलने वाली है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दें रोहित। देखिए ललित, जांजगीर चांपा जिले से जो है अलग होकर शक्ति जो है जिला बन रहा है और छत्तीसगढ़ का ये 33वां जिला है। लंबे समय से जो है एक क्षेत्रवासियों की मांग रही है कि शक्ति को जिला बनाया जाए और इसे लेकर के जो है लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और आज जो लोगों की लंबे समय से मांग थी, आज वो सौगात जो है पूरी होने वाली है। 1 अरब 53 करोड़ के लगभग के जो विकास कार्यों की सौगात जो है मुख्यमंत्री देंगे। 2:44 में आज मुख्यमंत्री को जो है यहाँ
पहुंचना है और उसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। ललित, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पीछे जो है ये मंच बना हुआ है और जो पूरी तैयारी है यहाँ लगभग हो गई है। 2:44 में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। जो नया अभी जिला बनाया गया है ललित, इसमें 6 तहसीलें हैं, 2 अनुभाग बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत है 465 ग्राम पंचायत इसमें शामिल किए गए हैं। जी ललित। चलिए, और जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि लंबे अरसे से ये मांग भी थी, कहीं ना कहीं ये मांग भी पूरी हो गई है और शक्ति आज अस्तित्व में भी आ जाएगा, बर्थडे भी आप इसे कह सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जिस तरीके से रोहित भी अभी बता रहे हैं, वरुण जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, हर किसी के लिए जरूरी है कि जिला मुख्यालय उसके जितना करीब हो सके वो वहां पर अपने जिंदगी से जुड़े काम करवा सकता है। ये सभी के लिए है, आम लोगों के लिए, रहवासियों के लिए, व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए। एक जिले का मुख्यालय, एक जिले का सेंटर पॉइंट कितना महत्वपूर्ण होता है, यह आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि शक्ति केंद्र एक तरह से वो मुख्यालय हुआ करता है। अब सबका अपना शक्ति केंद्र होगा। शक्ति की हम लगातार बात कर रहे हैं, रोहित जानकारी दे रहे हैं। रोहित, लोगों का किस तरह का रिएक्शन है, कितनी खुशी है? और मेरा ख्याल है शक्ति को जिला बनाने की मांग तो काफी पुरानी है, नए जिलों के गठन से काफी पहले की ये डिमांड रही है लोगों की। रोहित। जी ललित, देखिए लंबे समय से मांग रही है और जब बीजेपी की शासनकाल थी उस समय भी ये मांग उठी थी और उस समय जब चुनावी सरगर्मी चल रही थी तो इस बार जो है एक चैलेंज का विषय था कि जिसकी सरकार आएगी वो जो है जिला बनाएगी। कांग्रेस की सरकार आने से पहले भी जो ये वादे भाजपा ने भी किए थे, कांग्रेस ने किए थे, लेकिन प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई लोगों में उम्मीद जगी। चूंकि छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का गृह जिला जांजगीर चांपा जिला है और जो शक्ति विधानसभा क्षेत्र है वहां के गृहग्राम सारागांव उनका गृहग्राम है। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से लेकर के लोगों की उम्मीद भी जगी हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब जिले की घोषणा की तब लोगों को लगने लगा कि अब उनके जिले का भी नंबर आएगा और 33वें जिले के रूप में जो है शक्ति को जो है जिला घोषित किया गया ललित, और आज उद्घाटन है। लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जिला जो है बनाया जाए। शक्ति रियासत है और जो राजा जो महाराजा है उन लोगों का गढ़ रहा है। एक किंवदंती भी ये है ललित शक्ति को लेकर के कि शक्ति का नाम जो है शक्ति प्रदर्शन को लेकर के हुआ था। ये कहा जाता है कि पहले के जमाना में जब राजा महाराजा थे तो शक्ति प्रदर्शन की बात आई थी। बलि प्रथा को लेकर के एक चर्चा का विषय पूरे क्षेत्र में है कि उस समय जो है लकड़ी के तलवार से जो है बलि यहाँ के जो रियासत के मुखिया थे, जो रजवाड़े थे, उन्होंने दिया था। उसके बाद जो है इसे एक स्वतंत्र रियासत घोषित किया गया था शक्ति के नाम से और तब से इसका नाम जो है शक्ति पड़ा। तभी से उस समय राजा महाराजा आए और ये शक्ति को जिला बनाने की लंबे समय से मांग रही। जांजगीर चांपा जिले से शक्ति का एक गहरा नाता रहा है और जांजगीर चांपा जिला और शक्ति का राजनीति से गहरा नाता रहा है। अगर हम राजनीतिक महकमे की बात करें तो चरणदास महंत जी के जो पिताजी हैं बिसाहू दास महंत, वो मध्य एमपी शासनकाल में जो है मंत्री रहे हैं। बिल्कुल छत्तीसगढ़ की बहुत दिलचस्प आप इतिहास से आपने रोहित जोड़ा। वक्त की थोड़ी कमी है, आप लगातार नजरें बनाए रखें। वरुण, आप भी लगातार इस दौरे पर नजर बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जबलपुर से बड़ी खबर। यूरिया घोटाले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम के एक्शन के बाद गायब हुआ यूरिया अचानक मिल गया। जांच दल ने अकेले जबलपुर में 130 मीट्रिक टन यूरिया खोज निकाला। निजी गोदामों में ये यूरिया मिला है। पाटन रोड स्थित डीपीएम के और खजरी खिरिया के गायत्री वेयर हाउस में ये यूरिया मिला है। सिवनी, छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में यूरिया ये सब इनके हिस्से का था। सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, माना यह जा रहा है कि इन इलाकों में भी यूरिया मिल सकता है। जबलपुर पहुंचे 2666 मीट्रिक टन यूरिया में से 1853 टन यूरिया आवंटित हुआ था। 70-30 अनुपात के तहत 1853 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी खरीद के लिए आवंटित हुआ था। इनमें से 1019 मीट्रिक टन यूरिया निजी गोदामों में पहुंच गया था। इस पूरे मामले में श्याम कृभ को
पर एफआईआर की तलवार लटकी हुई है। ये वही कंपनी है जो यूरिया की हैंडलर थी। हैंडलर मतलब सारी व्यवस्थाएं इसके जिम्मे थी। जबलपुर समेत सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह 1853 मीट्रिक टन यूरिया पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा। करीब 3 करोड़ से अधिक कीमत के सरकारी यूरिया गायब होने के मामले में आज सुबह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों की क्लास ली थी और कुछ घंटों में ही उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। जबलपुर अकेले जांच दल ने करीब 200 के मीट्रिक टन के आसपास का यूरिया जो है वो निजी गोदामों में खोज निकाला और सुबह से ही लगातार जो टीमें थी वो एक्टिव थी। जिस रैक के माध्यम से 2666 मीट्रिक टन यूरिया 25 तारीख को जबलपुर पहुंचा था, उसमें से 1853 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी खरीद के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन इसमें से 1019 मीट्रिक टन यूरिया गायब हो गया था। सीएम ने इस पूरे मामले पे एक्शन लिया था और एक्शन लेने के बाद तमाम जितनी कार्रवाई है वो उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। श्याम क्रिप्को ये कंपनी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। जिसे हैंडलिंग की पूरी जो काम है इसे दिया गया था, संभवतः इस पे एफआईआर की गाज भी गिर सकती है, लेकिन फिलहाल अधिकारी तमाम बातों को, तमाम बिंदुओं को बारीकी से उसका मुआयना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और संभवतः शाम तक इस पूरे मामले में एफआईआर की कार्रवाई भी हो जाएगी। आज सुबह 7 बजे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के जरिए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बातचीत की थी और पूरे मामले का संज्ञान लिया था और जांच रिपोर्ट तलब की थी। और सीएम के एक्शन के बाद अधिकारी भी मुस्तैदी के साथ एक्शन में। जांच दल ने विभिन्न गोदामों का दौरा जो है किया था। जबलपुर में आरछा में भी जो टीम है वो गई थी। इसके अलावा खजरी खिरिया बाईपास के भी एक गोदाम में सरकारी जो गायब हुआ, हम जैसे कह रहे हैं गायब हुआ जो यूरिया है वो बड़ी मात्रा में मिला है, जिन्हें संबंधित जिलों में भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। सहयोगी प्रतीक फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अगर यह खबर प्रमुखता से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं दिखाता, मुख्यमंत्री इस पर एक्शन नहीं लेते, लगातार इसके हर पहलू को चाहे जबलपुर से लेकर और मंडला से लेकर और भोपाल तक अगर हम नहीं दिखाते, तो यह तय था कि खेला हो गया था। प्रतीक, खेला होते होते रुक गया और न्यूज़ 18 ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। एक सुधार मैं करना चाहूंगा, जबलपुर में 200 मीट्रिक टन से अधिक का यूरिया मिल गया है जो सरकारी खरीद के दायरे में था, जो गायब कहा जा रहा था। उसके साथ ही साथ डीपीएम के और खजरी खिरिया की गायत्री वेयरहाउस में सरकारी यूरिया जो कि जबलपुर में मिल गया है। छिंदवाड़ा, लखनादौन, सिवनी और आसपास मंडला के भी जिलों में जो प्राइवेट वेयर हाउस बनाए गए हैं, संभवतः वहां भी सरकारी यूरिया पहुंचा है। शाम तक इसकी विस्तृत रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन श्याम क्रिप्को जो ये हैंडलर था, जैसे हम कह सकते हैं इस मामले की जिम्मेदारी थी, संभवतः उस पर एफआईआर की गाज गिर सकती है। ललित, सुबह 7 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ मीटिंग की थी और तत्काल अधिकारियों को हिदायत दी थी कि इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आखिर कहां गलती हो गई है। अधिकारी भी एक्शन में आए और 4 घंटे के भीतर 3 करोड़ का जो सरकारी खरीद का यूरिया था जो 26 अगस्त से गायब था, वो आखिर 4 घंटे के भीतर मिल गया। यानी कहीं ना कहीं सीएम की लताड़ के इंतजार शायद सरकारी अधिकारी भी कर रहे थे, क्योंकि लगातार हम इसे 3 दिनों से इस मसले को उठा रहे थे। लेकिन जब सीएम ने एक्शन लिया तब जाके सरकारी खरीद का ये यूरिया मिल गया है। 3 करोड़ से अधिक की कीमत है इसकी ललित, और बेशक गंभीर मामला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।